नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 15 जून को कैची धाम में लगने वाले मेले को लेकर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें उन्होंने कैची धाम में मेले की व्यापकता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तत्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि तात्कालिक उपयोग से मेले के वर्तमान संचालन को बेहतर बनाया जाए, वहीं मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं से स्थायी और सुदृढ़ प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सेंटोरियम से भवाली पेट्रोल पंप से आगे तक लगभग 3 किलोमीटर मार्ग पर हो रही कटिंग कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि यातायात व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। बैठक में नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने बताया कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैची धाम मेले में श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। एक साल में लगभग 24 लाख श्रद्धालु ने कैची धाम में दर्शन किए। इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना है। जिलाधिकारी ने बताया कि कैची धाम की धारणा क्षमता कम है, जबकि मेले के दौरान क्षमता से कई गुना अधिक श्रद्धालु आते हैं। इस वर्ष मेले में 3 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए व्यवस्थित प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने भविष्य में कैची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण व्यवस्था लागू करने और अधिकतम सीमा निर्धारण करने का सुझाव दिया, जिससे यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाया जा सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता विशाल गर्ग से। विशाल, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैची धाम के मेले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है, क्या कुछ उसमें निर्देश दिए गए? बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह से 15 जून को कैची धाम का मेला लगने वाला है और ऐसे में क्योंकि तैयारियों का जायजा सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लिया है। और आपको ये भी बता दें, हमारे दर्शकों को साथ ही ये भी जानकारी देते हैं कि लगातार कैची धाम में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच भी रहे हैं। बड़ी मान्यता है कैची धाम की, और जिस तरह से कुमाऊं के नैनीताल में कैची धाम का मेला भी लगता है, और साथ ही क्योंकि कभी भी ये मंदिर परिसर जो है वो बंद नहीं होता, यहाँ पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। ऐसे में मंदिर की अपनी विशेषताएं हैं, मान्यताएं हैं, और अब इसी को देखते हुए 15 जून को ये मेला भी लगना है, जिसकी तैयारियां व्यापक स्तर पर चलाई भी जा रही हैं। हालांकि प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बैठक ली और बैठक में दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए, और साथ ही आपको ये भी बता दें क्योंकि जिस तरह से अभी जहां पर ये मेला लगता है उससे 3 किलोमीटर पहले कटिंग का काम भी चल रहा था, क्योंकि रोड का चौड़ीकरण करना था। रोड छोटी होती है और ऐसे में आवाजाही करने वाले के कारण भी यात्रियों को दिक्कतें होती हैं, और इसके लिए अब 3 किलोमीटर मार्ग पर जो कटिंग का कार्य हो रहा है उसको पहले से पहले पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 15 जून से पहले इन व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर ले, ताकि जब तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचे तो उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि इस बार ये कयास भी लगाया जा रहा है कि 3 लाख श्रद्धालु इसमें मेले में आने की संभावना भी जताई जा रही है। और देखिए लगभग एक साल में 24 लाख श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, यानी कि आंकड़ा लगा सकते हैं कि 2 लाख यात्री जो है वो महीने में पहुंचते हैं। तो इससे कहा जा सकता है जबकि इतनी धारण क्षमता मंदिर परिसर की नहीं है। जी बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से धारण क्षमता ये इस मंदिर परिसर की कम है, ऐसे में श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। और बीते दिनों भी हमने देखा कि यहाँ बहुत ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जिससे कि काफी परेशानियां देखने को मिली। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या वो तैयारियां की गई है, क्योंकि पर्यटन का सीजन भी चल रहा है, लगातार जो यात्री है वो पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, तो ऐसे में कैची धाम मेले के लिए क्या कुछ जो तैयारियां की गई है खास, वो बताइए। देखिए क्योंकि प्रिय जिस तरह से कैची धाम मेले की अपनी एक अलग ही मान्यता है, देश विदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, और ये भी कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स हो या फिर अन्य व्यक्ति हो जो आज के समय में अपने आप में एक बड़ी हस्तियां हैं, वो यहाँ पर पहुंचती हैं। और हाल हमने जिस तरह से देखा भी था कि क्रिकेटर जो वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे थे, विराट कोहली यहाँ पर पहुंचे थे। और ऐसे में कब एक अलग मान्यता है, देश विदेशों में अलग से प्रचार भी होता है, और ऐसे में क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते भी हैं, लेकिन धारण क्षमता जिस तरह से कम भी है मंदिर परिसर की, और ऐसे में लाखों की संख्या में अगर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो प्रशासन के लिए वाकई ही बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेजमेंट को संभालना। और यही वजह है कि मैनेजमेंट संभालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तत्पर भी है, अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है ताकि व्यवस्थाओं को संभाल सके, क्योंकि पार्किंग भी एक बड़ी समस्या है।
पार्किंग नहीं मिल पाती है और ऐसे में सड़कों पर ही वाहन को भी खड़ा करना पड़ता है। रोड भी चौड़ी नहीं है, जिस कारण बड़ी दिक्कतें होती हैं यात्रियों को। और ऐसे में लाखों की संख्या में जब यात्री आएंगे तो व्यवस्थाएं बिगड़नी लाजमी भी है प्रिया। और क्योंकि चारधाम यात्रा प्रदेश में जारी है और ऐसे में कैची धाम में भी एक अलग उत्साह देखने में मिल रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हुए भी नजर आ रहे हैं प्रिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसको लेकर निर्देश भी कर दिया है और प्रशासन भी अब तत्परता के साथ कार्य करता हुआ नजर आएगा प्रिया। जी बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आपने बताया कि कैची धाम में 15 तारीख को मेले का आयोजन है, जिसको लेकर सीएम धामी से लेकर पुलिस प्रशासन सब सतर्क है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बनने जा रहे खेल विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने की तैयारी लगातार जारी है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि देश में जितने भी खेल विश्वविद्यालय स्थित हैं, उन सभी का वर्किंग मॉडल, उनके कोर्स और स्टाफ स्ट्रक्चर का अध्ययन कर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय का बेस्ट मॉडल तैयार किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालय में जितने पदों की जरूरत है, इस बारे में शासन से जल्द अनुमति ली जाएगी। साथ ही मंत्री ने बताया कि खेल विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर केंद्रीय स्तर से वन विभाग की जो आपत्ति थी उसका निवारण किया जा रहा है, जिसे आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। देखिए, नेशनल गेम के उपरांत में हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि अपने प्रदेश में चाहे वो चैंपियनशिप हो, चाहे वो नेशनल गेम्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हो, चाहे वो एशियन मैचेस हो, वो होवें और वे लगातार उसके बाद से अपने यहाँ आहूत किए जा रहे हैं। मेरे को भी कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने का मौका मिला है, जहाँ पर हमारे परेड ग्राउंड से लेकर हमारे रजत जयंती खेल परिसर के उपयोग से लेकर हल्द्वानी में मानस खंड खेल परिसर के उपयोग से लेकर मैं समझती हूँ सब जगह लगातार कार्यक्रम चले हुए हैं। और पैरेलली हम लोग एक लेगेसी प्लान भी हम लोग तैयार किए हुए हैं जो अभी वित्त में लंबित है। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेके भी पूरी सक्रियता है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो औपचारिकताएं हैं, चाहे वो लैंड ट्रांसफ़र को लेकर हो, पद सृजन को लेकर हो, उसको भी लेकर जो है गतिविधियां तेज़ी में है, क्योंकि हमने एक लक्ष्य दिया है कि हम 29 अगस्त को हम उसका शिलान्यास और भूमि पूजन से उसकी शुरुआत करना चाहेंगे। तो विभाग उस दिशा में प्रयासरत है। निश्चित रूप से फॉरेस्ट की क्लियरेंस में समय लगता है, लेकिन गंभीरता के प्रयास है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि 29 अगस्त में एक अच्छी शुरुआत होगी। गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज भी आप हम लोग अस्तित्व में जिसका जियो हो चुका है, उसे भी हम शिलान्यास और भूमि पूजन से आप बहुत जल्द उसकी शुरुआत भी देखेंगे। तो लगातार मैं समझती हूँ कि खेल और खिलाड़ियों के क्षेत्र में डिपार्टमेंट की ओर से भी, सरकार की ओर से लगातार जो है उस पर काम हो रहा है। उत्तराखंड में हर साल गर्मियों में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल वनाग्नि घटना से राख हो जाते हैं, लेकिन इस साल वन अग्नि की घटना बेहद कम नजर आई है, जो कि राहत की बात है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बारिश और वन विभाग की सतर्कता के कारण इसमें कमी देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी देते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जन भागीदारी, जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर जिम्मेदारी देना कारगर साबित हुआ। इसके साथ ही लगातार विभाग स्तर पर 5000 से ज्यादा जागरूकता अभियान भी चलाए गए, ताकि विभाग अनुशासन पालन करते हुए वन अग्नि की समस्या को रोकने की कोशिश में निरंतर काम करते रहे। आप पूछ लो। देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले चारों वर्षों में, इस सरकार बनने के बाद तीनों वर्ष 22, 23, 23, 24, 24, 25 में लगातार उससे पूर्व के वर्षों के मुकाबले वनाग्नि घटनाओं में लगातार कमी आई है। और इस वर्ष तो अभी पिछले वर्षों के मुकाबले बमुश्किल 15% ही वनों में क्षति की अभी अंदाजा है। तो ये कुल मिलाकर के कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो जन सहभागिता को हमने प्रायोरिटी दी, और जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद इस बार वरिष्ठ अधिकारियों को जिस तरह से हर जिले में नोडल अफसर के रूप में भेजा गया, ये इन्हीं प्रयासों का वो है कि इस समय वन विभाग पूरी अनुशासित होते हुए हमारे सारे कर्मचारी वनाग्नि की घटनाओं को रोकने में काम कर। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों केदारनाथ धाम जा रहा हेलीकॉप्टर आकस्मिक लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की मानव क्षति नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने हेली सेवाओं के संचालन पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। चारधाम यात्रा के शुरू होने के बाद इन धामों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगा है। राज्य सरकार भी यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक तैयारियों को काफी पहले से ही शुरू कर दे रही है, लेकिन वहीं हर साल चारधाम में अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिसको लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता
विधायक प्रीतम सिंह ने चारधाम यात्रा पर कहा कि राज्य सरकार ने कोई रणनीति और योजना नहीं बनाई। इसी का नतीजा है कि चारधाम में हेलीकॉप्टर दुर्घटना होने के साथ ही स्थानीय व्यापारियों का कारोबार भी चौपट हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ठोस रणनीति बनाई होती तो इस तरह की और अवस्थाएं नजर नहीं आती। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तो समय समय पर प्रदेश के जो कांग्रेस के साथी हैं उनको आमंत्रित करते हैं। प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर विचार विमर्श होता है, तदनुसार आगे जो है हमारा मार्ग भी प्रशस्त किया जाता है। आपने कहा कि देखिए, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे साथियों ने अपनी बात कही है, तो मैं समझता हूँ बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। अरे भाई, बीजेपी से तो कम है। वहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा में कह दिया, पूरे देश के अंदर ये संदेश दे दिया कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। उसका तो आप लोग कुछ कहते नहीं, उसमें तो आप चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। कांग्रेस के हम साथी हैं, कोई बात कहते हैं उसको आप कहते हैं ये बहुत बड़ी बात। तो आप भी ज़रा तिल का ताड़ कम बनाया करो। उनका प्रॉपर चला सर। चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त गाइडलाइन बनाने की बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा देना है। हाल ही में जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, भगवान का आशीर्वाद था कि 6 लोग सुरक्षित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। कोई भी मशीनरी या टेक्नोलॉजी है वो कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन सेफ्टी ऑडिट सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि जो भी श्रद्धालु हेली सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुरक्षित रहे। देखिए, सरकार की प्राथमिकता हमारे श्रद्धालुओं की को सुविधा देने की है और सुरक्षा प्रदान करने की है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व को बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब का आशीर्वाद मिले। उसके लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपने सही कहा कि सुरक्षा बहुत बड़ी एक हमारी प्राथमिकता है। और मैं जहाँ तक मुझे पता है कि जो कल परसों जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जिसमें समस्या आई, 6 भगवान का आशीर्वाद था कि 6 के 6 लोग जो है वो जीवित रहे, किसी की मृत्यु नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है कि इसमें इंक्वायरी होगी, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखिए मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कभी भी खराब हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेफ्टी ऑडिट हमेशा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है कहीं ना कहीं वो सेफ भी रहे और हमारी चारधाम यात्रा पे कोई ऐसा बात ना है जिससे कि आगे आने वाले श्रद्धालु का। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करना, आवारा सांडों से छुटकारा पाना और प्रजनन संबंधी बीमारियों को रोकना है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में AI की सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि पशुपालकों को अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराने में आसानी हो सके। देखिए, हमारे यहाँ हम जो अगले इस साल हमारा फोकस जो है वो पशुओं में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सेक्स ऑडिट सीमन के ऊपर है। हम चाहते हैं कि जो हमारा परसेंटेज है वो अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सेक्स ऑडिट सीमन का लगभग 25 से 30% के बीच का है, जबकि विश्व में जो टेक्नोलॉजी नई इस्तेमाल हो रही है उसका परसेंटेज 50 के आसपास है, 50% सक्सेस रेट। हम उन टॉप कंपनीज़ के मिलने गए थे। हम अपने जो लैब्स हैं उनमें जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो पुराने इक्विपमेंट्स हैं, 20 साल पहले उसको इंस्टॉल किया गया था। हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड में ये जो आवारा पशु की भी समस्या है, जब बच्चियाँ शुरू हो जाएंगी होना, 90% हम सक्सेस रेट पे आएंगे, तो हमारे यहाँ ये आवारा पशुओं की भी समस्या कम। पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लवाली ब्लॉक में विधायक राजकुमार पौरी ने लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने 4 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग के डामरीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस मौके पर लवाली बाजार में विधायक का फूल मालाओं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मौके पर विधायक ने जनता को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार जनता की सुख सुविधाओं और यातायात को लेकर काम कर रही है। नहीं बनानी तो मत बनाओ, नहीं बनानी तो मत बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम अपने विकास खंड
पौड़ी के अंतर्गत लवाली क्षेत्र में कुछ सड़कों का और एक सिंचाई की पंपिंग योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आए हैं। और इस अवसर पर हमने एक तो डांग को जो जा रही थी सड़क बहुत सालों से कच्ची थी, वो अब जो है पक्की हो गई है, उसका लोकार्पण कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दूसरा, हमने एक नई सड़क दी थी RDD के द्वारा जो कट रही है और उसमें काम चल रहा है निगड़ा तक, और बिरसिंगिया उसमें भी आगे तक उसको जुड़ना था, और ये सड़क भी पूरी होने वाली है, कटिंग का कार्य उसमें पूरा होने वाला है। उसका भी आज शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। और एक वाली झील के पास से जो है एलवाली क्षेत्र के लिए सिंचाई के लिए एक अपलिफ्ट योजना बननी है, जो कि इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए जो पानी नहीं मिलता है उसके लिए बनाई जा रही है, और निश्चित रूप से लोगों को इससे लाभ मिलेगा। कहना चाहूँगा कि ये जो आज लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम था, इससे निश्चित ही जो यहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं और अन्य जो लोग हैं उन्हें इस योजना से ज़रूर लाभ मिलेगा और वो इसका लाभ उठा पाएंगे। निर्माण कार्य हो या सिंचाई की जो लिफ्ट योजना हो, उससे सभी लाभ उठा पाएंगे। ये जैसे कि चाहे वो रुपए का जो बजट का जो आवंटन होता है, उसमें एक साल में कुछ ही रोडें हो पाती है और कुछ जैसे ही छूट जाती है। तो निश्चित ही जो आगामी जो नए वर्ष में या अगले 1-2 सालों में उन रोडों का भी टर्न आएगा, बारी आएगी और उन्हें भी पूर्ण कर दिया जाएगा, चाहे वो PMGSY हो या RWD हो, PWD हो। सभी ये जो सड़क निर्माण जो छूटी हैं, जो सड़क निर्माण कार्य छूटे, वो पूरे कर दिए जाएंगे। रोड की मांग की है। हमारे यहाँ मतलब रोड नहीं है और बहुत असुविधाएं हमारे ऊपर, लोग बीमार होते हैं तो हमें कैसे लाना पड़ता है, हमें लोगों को पता है सर। और जैसे बच्चों का स्कूल से आना, इतनी धूप में बच्चे स्कूल से जाते हैं सर घर, तो बहुत दिक्कत है सर हमारे लिए। आश्वासन दिया कि 6 महीने तक करेंगे कोशिश, रोड की पूरी कोशिश है सर रोड की। बहुत जिस सर मतलब रोड के कारण यहाँ से पलायन हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि सर बहुत अच्छा जैसे रहेगा, लोग गांव में आए, गांव में रहें, और बस सर यही बहुत सारी खुशी रहेगी, बहुत खुशी रहेगी सर। बातें सर ऊपर से नीचे थी, आपको पता है सर यहाँ से बहुत ऊपर है हमारा गाँव, सीधा लास्ट में, मतलब इतनी बड़ी चढ़ाई सर, बच्चों के लिए दिक्कत है, बुजुर्गों के लिए दिक्कत है, बहुत सारा। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर अधिकारियों के साथ अनुसूचित जातियों के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने तमाम योजनाओं से लाभान्वित हुए लोगों और वंचित लोगों के विषय में जानकारी ली और अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में SCP के तहत योजनाओं में गुणवत्ता के साथ कार्य किए जाएंगे। साथ ही स्कूलों में ये सुनिश्चित हो कि कोई भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित ना रहे, इसका पूरा डेटा तैयार किया जाए। देखिए, अनुसूचित जाति से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो योजनाओं का धरातल वास्तव में अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, उसके नियमित ये बैठक की गई है और आयोग समय समय पर समीक्षा बैठक करता रहता है। और आज भी हमने कुछ जो अल्मोड़ा के जनप्रतिनिधि थे, कुछ पार्षद थे, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, सब लोग थे, उनसे हमने सुझाव भी मांगे हैं क्या यहाँ पर अनुसूचित जाति की समस्या है और क्या हम उनके और विकास के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के टोड़ा कल्याणपुर गांव में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपने साथ हो रहे अत्याचार की दास्तां सुनाती हुई नजर आ रही है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि उसके बेटे और बहुओं ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया है। महिला ने बताया कि बीते 2 दिन से ना तो उसे घर में घुसने दिया जा रहा है और ना ही खाने को कुछ दिया जा रहा है। वीडियो में महिला ने अपने हाथों पर डंडे के चोट के निशान भी दिखाए हैं। साथ ही महिला ने बताया कि उसकी 2 बीघा जमीन भी बेटों ने जबरन हड़प ली है। पीड़ित महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रानीखेत के ताड़ीखेत ब्लॉक में मनरेगा की ओर से 6 अमृत सरोवर बनाए गए थे, जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ 45 लाख रुपए थी, जिनमें से एक अमृत सरोवर बिंसर महादेव मंदिर के पास ग्राम पंचायत
दुबड़ा में बनाया गया। इस अमृत सरोवर में मात्र औपचारिकता करके छोड़ दिया गया है। आरोप है कि इस सरोवर के लिए लगभग 15,57,000 रुपए मिले थे, जिसमें से 11,66,000 रुपए की लागत से इस अमृत सरोवर का निर्माण किया गया। लेकिन इस सरोवर में कभी भी पानी नहीं देखा गया और लीपापोती कर सरोवर बना दिया गया है। ब्लॉक में 2022-23 में हमारे यहाँ कुल 6 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत बगुना, ग्राम पंचायत दुबड़ा, ग्राम पंचायत झलोड़ी, ग्राम पंचायत कपीना, ऊनी, विशालकोट। दुबड़ा में 15.57 की सापेक्ष 11.66 लाख खर्चे हो चुके हैं। और जैसे हमारा दुबड़ा ग्राम पंचायत बना है, यह हमारे बिनसर महादेव के नज़दीक में स्थित है, रोड के दोनों रोडों के मध्य स्थित है। बरसात में कुछ पानी इसमें आया था, लेकिन इस टाइम पे गर्मियों के दौरान या जाड़ों में पानी इसमें सूख रहा है। अब इसमें भविष्य में ये योजना रखी थी कि अगर नज़दीकी गधेरे से ये पानी टेप करके इस अमृत सरोवर में डाला जाए तो इसका जो है पुनर्जीवित हो सकता है, इसकी संभावना हो सकती है कि ये पुनर्जीवित हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो अमृत सरोवर बना है हमारे बिनसर महादेव के नज़दीक में है, एक टूरिस्ट प्लेस है। अगर इसको इस दृष्टि से विकसित किया जाए, टूरिस्ट की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा ये बन सकता है। हम इसमें प्रयास करेंगे कि किसी मद में अगर हमें धनराशि मिलती है तो इसका जीर्णोद्धार या पुनरुत्थान हम कर सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता संजय जोशी से। संजय, जिस तरीके से करोड़ों रुपए का बजट आया था अमृत सरोवर बनाने के लिए और अब लीपापोती करके इसे छोड़ दिया गया है, ना इसमें कभी पानी देखा गया है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और कौन जिम्मेदार अधिकारी हैं और क्या इसमें कहने को मिल रहा है? ये मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी अमृत सरोवर को लेकर के, जिसको लेकर के रानीखेत जो विकास खंड है इसमें 6 जगहों का चयन किया गया था। 6 जगहों पे ये सरोवर बनाए जाने थे। तो अभी इसका अगर देखा जाए तो इसमें अब जो देखा गया तो ये सरोवर सूख रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और सूखा ताल के रूप में ये बन गए हैं। अगर अधिकारियों से बात की गई है तो तरह से रिचार्ज नहीं हो पाए हैं, इनको पानी से गटीरों में जो जल स्तर था कम था, जिस कारण पानी नहीं हो पाया और इनकी व्यवस्था सही नहीं हो पाई। तो एक दूसरे को ऊपर इसको डाल रहे हैं। और देखा जाए अगर एक ही क्या हम सभी अमृत सरोवर की अगर बात करें तो सभी की स्थिति एक सी दिखाई जान पड़ती है और इससे कोई जो पर्यटन को लेकर के महत्वाकांक्षी योजना बननी थी वो अभी हमें धरातल पर कुछ नजर नहीं आता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से 6 सरोवर की बात की गई थी वो सरोवर कहाँ पर हैं और उनकी हालत क्या बनी है? सबकी एक जैसी बनी हुई है? अधिकतर यही है। हमने तो अभी जो ये सरोवर है अपना सोनी बिनसर के नजदीक जो बना हुआ है, इसको हमने इसका जब मुआयना किया तो इसमें पूरी घास जमी हुई थी और पानी नाम की इसमें कोई चीज नहीं दिखाई दी। इसको देख करके अंदाजा एक लगाया जा सकता है कि और जगह भी जिस ढंग से गर्मी बढ़ रही है और ये अपने नाले और ये नदियां सूखी हुई हैं, तो लगता है सब जगह स्थिति यथास्थिति बनी हुई। अगर ये सरोवर बने होते तो रिचार्ज होता, आसपास के स्रोत भी से रिचार्ज होते, हरियाली होती है। लोगों के लिए पर्यटन को लेकर के लोगों का भी एक जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकती थी चीजें, ये इस ढंग से कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल संजय, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।